तो हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में टेस्टिस का डेवलपमेंट कैसे होता है ये पढ़ रहे थे। अभी एक बच्चा है जो कि 7 मंथ का हो चुका है, लेकिन अपने मदर के यूट्रस के अंदर है, उसकी डिलीवरी नहीं हुई है अभी, मदर के यूट्रस के अंदर ही है वो। तो देखिए, ये है बेटा बच्चे का एब्डोमेन। दिस इज स्क्रोटल सैक। ये स्क्रोटल सैक है। क्या होता है ना, जब बच्चा 7 मंथ का होता है, 7 मंथ उसके कंप्लीट हो जाते हैं इस बच्चे के, तो इसके एब्डोमेन के अंदर टेस्टिस बनता है। एब्डोमेन में टेस्टिस बनता है। ठीक है बेटा। अच्छा, ये टेस्टिस क्या होता है, जब 7 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं तो ये टेस्टिस उतर के चला आता है स्क्रोटम में। ये देखिए, उतर के स्क्रोटम के अंदर चला आया, है ना। और जिस रास्ते से ये आ रहा है, इस रास्ते को कहते हैं इनग्विनल कैनाल। इनग्विनल कैनाल। ठीक है। तो वैसे तो टेस्टिस जब डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का तो वो एब्डोमेन में है, लेकिन जब 7 मंथ उस बच्चे के कंप्लीट हो गए, तब ये टेस्टिस एब्डोमेन से इंग्विनल कैनाल के थ्रू होता हुआ स्क्रोटल सैक में आके उतर जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि थोड़े अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन बनता है उसी की वजह से। ठीक है। अब सोचिए, अगर ये टेस्टिस स्क्रोटल सैक में ना आए तो एक कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको कहते हैं क्रिप्टॉर्किडिज्म। क्रिप्टॉर्किडिज्म। क्रिप्टॉर्किडिज्म का मतलब होता है टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड इन स्क्रोटम। अब सोचिए, हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन स्पर्म बनाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए ना, वो 37 डिग्री सेल्सियस से कम चाहिए। कितना? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लो चाहिए स्पर्म बनाने के लिए। इसीलिए हमारा टेस्टिस बॉडी के अंदर नहीं है, बॉडी के बाहर लटका हुआ है स्क्रोटम में। ठीक है। तो सोचिए, हमारे टेस्टिस का टेम्परेचर कितना होगा? 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। तो देखिए, 2 से 2.5 डिग्री कम है ना, तो 2 से 2.5 डिग्री कम है तो आसानी से स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकती है। अच्छा, ऐसा लगता है कि ये जो टेस्टिस है ये एक धागे के थ्रू एब्डोमेन से लटका हुआ है। ऐसा दिखाई देता है कि टेस्टिस एक धागे के थ्रू एब्डोमेन से लटका हुआ है। इस धागे को कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया थोड़ा सा टेस्टिस के बारे में, और क्रिप्टॉर्किडिज्म भी मैंने आपको बता दिया। ये जो टेस्टिस है ना, ये टेस्टिस वापस ऊपर ना चला जाए, इसीलिए ये जो इंग्विनल कैनाल है ये नैरो हो जाते हैं बाद में। और साथ ही साथ इस टेस्टिस को स्क्रोटल सैक की वॉल से देखो जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे ऐसे इसको अटैच कर दिया जाता है टेस्टिस को स्क्रोटल सैक की वॉल से, और इसको कहा जाता है बेटा गूबर नैक्यूलम। गूबर नैक्यूलम। ठीक है। तो टेस्टिस इज अटैच विद द स्क्रोटल सैक बाय अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज गूबर नैक्यूलम। ये हो गया टेस्टिस का स्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब इस टेस्टिस को बाहर निकालते हैं और इसको कट करके देखते हैं कि कैसा दिखाई देता है इंटरनली, जो कि आपको एग्जाम में खूब पूछा भी जाता है। लेयर पढ़ी चुके हैं हम लोग टेस्टिस की। टीएस ऑफ
टेस्टिस। ये देखिए, ये एक टेस्टिस का टीएस है। और जब इसको कट करेंगे तो इंटरनली हमें बहुत सारे रूम्स मिलेंगे, कमरे मिलेंगे बहुत सारे। इन कमरों को कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और इनका नंबर पूछा जाता है। इनके नंबर होते हैं 250, करीब 250 होता है। एक टेस्टिस में 250 तो दोनों में मिला के 500। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में ये खाली जगह है जिनको कहते हैं इनके अंदर एक चीज और बना दें, इन कमरों के अंदर कोई बैठा हुआ है, कहीं एक, कहीं दो, कहीं एक, कहीं दो, कहीं तीन, दिख रहा है। इन कमरों के अंदर कुछ है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और इनका नंबर कितना होता है? 1 से 3। 1 होंगे या 3 होंगे, अगर एवरेज निकालेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो इनके अंदर छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अच्छा, ये सब खाली जगह नहीं है, इन सब में कुछ टिश्यू भरे हुए हैं। इन स्पेस को कहा जाता है इंटर स्टीशियल स्पेस, या कहा जाएगा इंटर ट्यूब्यूलर स्पेस। एंड दिस intertubular space is filled with interstitial टिश्यू। यहाँ पर इंटरस्टिशियल टिश्यू भरा हुआ है। कितना आसान है। तो जब टेस्टिस को हम कट करेंगे तो अंदर हमको 250 कमरे मिलेंगे जिनको कहेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स 1 से 3 प्रेजेंट होते हैं जिनको कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में जो स्पेस है इंटरस्टिशियल स्पेस, और वहाँ पे टिश्यू भरा होगा, कहेंगे इंटरस्टिशियल टिश्यू। अच्छा, यहाँ पर कुछ सेल्स भी आपको दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, कुछ सेल्स भी यहाँ पर हैं। इन सेल्स को कहा जाता है लेडिग सेल। लेडिग सेल, और यही लेडिग सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। दे सिक्रीट एंड्रोजन, और एक एंड्रोजन का एग्जाम्पल अगर बता दें तो टेस्टोस्टेरॉन। कितना आसान है। अच्छा, अब अगर हम बात करें इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की, तो इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर भी कुछ तरीके की सेल्स होती हैं जो कि यहाँ नहीं दिखा सकते, हम आगे दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक तरीके की और सेल्स होती हैं जिनको कहा जाता है इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल, और डिटेल में स्ट्रक्चर बना के हम आप लोगों को दिखाते हैं इसका। तो टेस्टिस का टीएस कट करेंगे तो हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब मान लीजिए हम एक इस पार्ट को, मानिए एक इस पार्ट को सिर्फ हम जूम करके दिखाते हैं आपको कि इस पार्ट में क्या क्या है। सिर्फ उस पार्ट को जूम किया है मैंने। तो ये है, मान लीजिए एक टेस्टिकुलर लोब्यूल, और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आपको दिखेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अच्छा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर देखिए कोई सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं। सभी में होता है, मैंने सिर्फ एक में बनाया है। इन सेल्स को कहते हैं
भाई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है जिसके अंदर स्पर्म बनेगा, तो इसके अंदर कोई सेल्स भी होंगी। इन सेल्स को कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। और जब स्पर्मेटोगोनिया में होता है रिडक्शन डिवीजन, तब जाकर बनता है स्पर्म। तो यही स्पर्म बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर भी आपको कुछ सेल्स और दिखाई दे रही हैं। इन सेल्स को कहते हैं सर्टोली सेल्स और नर्स सेल्स। भाई नर्स का काम क्या है? देखभाल करना। तो सर्टोली सेल भी देखभाल करते हैं डेवलपिंग स्पर्म का, और साथ ही साथ नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड नॉरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्म। डेवलपिंग स्पर्म को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये सब जो जगह देख रहे हैं आप, ये सारी जगह, ये सब खाली नहीं है, यहाँ पे कुछ टिश्यू भरे हुए हैं। इन टिश्यूज़ को क्या कह देंगे? इंटरस्टिशियल टिश्यू अभी बताया। इंटरस्टिशियल टिश्यू। और इस इंटरस्टिशियल टिश्यू में कुछ तरीके की सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, ये देखिए, इन्हें कहा गया, इन सेल्स को कहा गया इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल। अब नाम से ही लग रहा है इम्यूनोलॉजिकली, मतलब ये इम्यून सिस्टम में हेल्प करेंगे। अगर टेस्टिस में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो ये जो इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स हैं ना, ये उस इन्फेक्शन को मार देंगे। बताइए कितना आसान है, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा बेटा ये सब। चलिए, तो ये हो गया टेस्टिस की बात। हम लोग पढ़ रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में पढ़ रहे हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस में हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ लिए, अब क्या पढ़ना है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। भाई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को गोनेड्स कहते हैं। मैंने बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 4 पार्ट होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी डक्ट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और एसेसरी ग्लैंड। लिख देता हूं फिर से। अगर बात करें हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसके 4 पार्ट हम लोगों ने पढ़े। नंबर 1 प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया टेस्टिस के बारे में। नंबर 2 एसेसरी ग्लैंड। नंबर 3, पहले एसेसरी डक्ट पढ़ लेते हैं, एसेसरी डक्ट। नंबर 3 एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एंड नंबर 4 एसेसरी ग्लैंड। तो ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 4 पार्ट होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो पढ़ ही लिए हम लोग। अब आइए देख लेते हैं एसेसरी डक्ट। तो बेटा एसेसरी डक्ट जो होती है ना, देखो कौन कौन सी हैं ये एसेसरी डक्ट। नंबर 1 पहली है रिटी टेस्टिस। ठीक है, रिटी टेस्टिस। नंबर 2 वासा इफ्रेंसिया।
नंबर 3 एपिडिडाइमिस और नंबर 4 वास डिफरेंस। ये 4 हैं एसेसरी डक्ट। बहुत ही आसान है और यही सीक्वेंस भी है इनका कि स्पर्म कहाँ से कैसे आया, इनका यही सीक्वेंस है। तो देखिए रिटी टेस्टिस से स्पर्म आता है वासा एफरेंसिया में। वासा एफरेंसिया का नंबर पूछा जाता है, इनका नंबर होता है 10 to 20। एपिडिडाइमिस करीब करीब ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। दिस इज हाईली क्वाइल्ड ट्यूब, बहुत ही ज़्यादा क्वाइल्ड होती है। और क्वाइल्ड किस लिए है? क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। कितनी लंबी? करीब करीब 6 मीटर इसकी लेंथ होती है, 6 मीटर लॉन्ग। और इसका काम होता है स्टोरेज ऑफ स्पर्म। सो एपिडिडाइमिस इज 6 मीटर हाईली क्वाइल्ड ट्यूब, फंक्शन है स्टोरेज ऑफ स्पर्म। और ये जो वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस भी एक ट्यूब है बेटा, ठीक है। तो यही सीक्वेंस भी है स्पर्म का। स्पर्म रिटी टेस्टिस से आएगा वासा इफ्रेंसिया में, वासा इफ्रेंसिया से एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस में, और फिर यहाँ से पहुँच जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट से होता हुआ यूरेथ्रा में, वहाँ से फिर बाहर। तो यही सीक्वेंस भी है। आइए बना के दिखा देते हैं इसको आपको, हम लोग आप लोगों को बना कर दिखाता हूँ। लुक, दिस इज टेस्टिस। और टेस्टिस को जब आप कट करेंगे तो इंटरनली मैंने बताया आपको बहुत सारे रूम्स मिलेंगे। इन कमरों को कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में कहीं 2 और कहीं 3 आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। इन्हें कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बता चुके हैं। अच्छा, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से डक्ट निकलती है। देखिए सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से डक्ट निकल रही है। ये देखिए, ये देखिए, सबसे निकलती है ना, सभी से एक डक्ट निकल रही है। इन डक्ट को कहा जाता है रिटी टेस्टिस। इसी डक्ट को कहा जाता है रिटी टेस्टिस। अच्छा, तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि रिटी टेस्टिस जो है टेस्टिस के अंदर है या बाहर, तो आप कहेंगे अंदर है। अच्छा, ये जो रिटी टेस्टिस है, ये सारे के सारे रिटी टेस्टिस आपस में जुड़ जाते हैं। ये देखिए, ये रिटी टेस्टिस आपस में जुड़ गए और एक और डक्ट बना लिया। इस कॉमन डक्ट को अब हम कहेंगे, भाई सीक्वेंस लिखा हुआ है, दिस इज वासा इफ्रेंसिया। क्या बोलेंगे? वासा इफ्रेंसिया। और कितनी वासा इफ्रेंसिया बनी? 10 से 20 बनती है, कई सारी बनती हैं यहाँ पे वासा इफ्रेंसिया। अब ये वासा इफ्रेंसिया आगे जाके एपिडिडाइमिस बनाता है बेटा, और उसके बाद वास डिफरेंस में जाके खुल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ सीक्वेंस होता है इनका। आपसे सिंपल पूछा जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म का सीक्वेंस बताइए, तो सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, वहाँ पे बना स्पर्म, स्पर्म बनने के बाद वहाँ से आया रिटी टेस्टिस, फिर वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा। अभी लिख देंगे उसको पूरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया बेटा सीक्वेंस स्पर्म के ट्रांसपोर्ट का। लगे हाथ हम लोग एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी पढ़ लेते हैं। ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है ना बेटा, दिस इज कॉप्यूलेटरी ऑर्गन। इसे हम लोग कॉप्यूलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं। और ये किस चीज़ का बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ
इरेक्टाइल टिश्यू ऑल्सो नोन एज पेनिस। बस इतना जानना है इसके बारे में। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा, एक बार देख लीजिए देखना हो तो। चलिए एक डायग्राम बना रहे हैं। ये है एब्डोमेन, दिस इज एब्डोमेन, दिस इज स्क्रोटम, ये स्क्रोटल सैक है, और ये रहा टेस्टिस। ठीक है, ऐसा लगता है कि ये टेस्टिस जो है एब्डोमेन से एक धागे के थ्रू लटका हुआ है, बता चुके हैं। इस धागे को कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। ऐसा लगता है कि लटका हुआ है वहाँ पे। अच्छा, ये टेस्टिस इस स्क्रोटम से अटैच भी होता है बाय गुबरनैकुलम। अभी आगे बता चुके हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपको पता है गुबरनैकुलम। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर याद होगा आप लोगों को। ये है यूरिनरी ब्लैडर, और यहीं ऊपर से आके ऐसे खुल रहा है यूरेटर। यूरेटर आके खुल रहा है यहीं ऊपर से, है ना। अच्छा बेटा, यहां से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकला रीटी टेस्टिस, रीटिस टेस्टिस जाके आगे ओपन हुआ वासा एफ्रेंसिया, वासा एफ्रेंसिया ओपन्स इनटू, ये देखिए एपिडिडाइमिस, ये एपिडिडाइमिस है, और एपिडिडाइमिस फाइनली ओपन होता है। ये देखिए एपिडिडाइमिस फाइनली बनाता है एक लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये देखिए, जो कि यूरेटर के ऊपर से लूप बना के यहाँ आके ख़त्म हो जाती है। दोनों तरफ है, हम एक तरफ बना रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं वास डिफरेंस। दिस इज वास डिफरेंस। अगर इसी वास डिफरेंस को कट कर दिया जाए तो हम लोग कहते हैं कि वैसेक्टमी कर दिया गया। वैसेक्टमी, अगर वैसेक्टमी कर दिया जाएगा तो स्पर्म नहीं होगा, सीमेन तो बनेगा लेकिन स्पर्म वहां पर नहीं होगा। वैसेक्टमी यही करते हैं इसी को। ठीक है, तो ऐसे लिखा गया है कि वास डिफरेंस इज लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, जाके एक छल्ला बना लेता है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर और आके यहाँ पे खुलता है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बेटा एक स्ट्रक्चर, एक ग्लैंड है जिसको कहते हैं सेमाइनल वेसिकल, और ये देखिए ये आके इसमें खुल गया ऐसे, वास डिफरेंस। अब ये जो डक्ट बनी यहाँ पर, इसे बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ये है इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये हम लोगों ने बेटा एक ओवरव्यू ले लिया कि किस तरीके से टेस्टिस होगा और ह्यूमन में मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। एक बार देख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ लिया, एसेसरी डक्ट पढ़ लिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ लिया। अब बारी है एसेसरी ग्लैंड की, नंबर 4 एसेसरी ग्लैंड्स। कितनी होती हैं? 3 तरीके की होती हैं। नंबर 1 सेमाइनल वेसिकल, नंबर 2
prostate gland, and number 3 Cowper's gland, also known as bulbourethral ग्लैंड। बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, एक एक लाइन में समझ जाओगे आप। सेमाइनल वेसिकल से जो सिक्रीशन होता है उसे कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल फ्लूइड, प्लाज्मा नहीं सेमाइनल फ्लूइड कहा जाता है। और बेटा ये जो सेमाइनल फ्लूइड है ना, इसके अंदर आपको फाइब्रिनोजन मिल जाएगा, फ्रक्टोज मिल जाएगा और प्रोस्टाग्लैंडिन मिलेगा। इट कंटेन फाइब्रिनोजन, प्रोस्टाग्लैंडिन, खूब पूछा जाता है ये सब एग्जाम में, प्लस इसमें आपको थोड़े अमाउंट में कैल्शियम आयन भी मिलेगा। लेकिन कैल्शियम आयन कई जगह मेंशन है, हम लोग लिखते हैं फ्रक्टोज, यहाँ फ्रक्टोज भी मिलता है ना। ह्यूमन बॉडी में कहीं भी फ्रक्टोज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सेमाइनल फ्लूइड में होता है। तभी जब रेप केसेस होते हैं ना, तो रेप केसेस में जब टेस्ट किया जाता है तो उसमें फ्रक्टोज का टेस्ट किया जाता है। अगर फीमेल की वेजाइना में फ्रक्टोज मिल गया तो इसका मतलब उसका रेप किया गया है, क्योंकि सेमाइनल वेसिकल से जो निकल रहा है आपका सेमाइनल फ्लूइड, उसमें फ्रक्टोज होता है। ठीक है। अच्छा, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल कितनी होती है? 2 होती है, 2 इन नंबर। प्रोस्टेट ग्लैंड कितना होता है? 1 होती है। और कॉपर्स ग्लैंड कितनी होती है? 2 होता है। तो नंबर भी याद रखिएगा। अच्छा, प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है ना, इसका काम होता है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वेजाइनल एसिडिटी। बेटा इसका काम है वेजाइना में जो एसिडिटी है उसको ख़त्म कर देना। वरना सोचिए उस एसिडिटी में अगर स्पर्म जाएगा तो स्पर्म तो मर जाएगा ना। इसीलिए एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, जिसको कहते हैं प्रोस्टैटिक सिक्रीशन। अच्छा, अगर बात करें कूपर्स ग्लैंड की, तो कूपर्स ग्लैंड का काम होता है इट न्यूट्रलाइजेज एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा। मेल में जो यूरेथ्रा है उसके थ्रू बेटा यूरिन पास किया जाता है ना, तो ये उसके सिक्रीशन को न्यूट्रलाइज कर देता है, ताकि यूरिन जो एसिडिटी, भाई यूरिन बहुत ज़्यादा हमारा एसिडिक है, तो उस एसिडिटी में अगर स्पर्म जाएगा तो स्पर्म मर नहीं जाएगा, तो यूरेथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। सिंपल है। इन पेनिस सेमाइनल वेसिकल प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड प्लस काउपर्स ग्लैंड, इन तीनों के सिक्रीशन को मिलाकर बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। और अगर इसी सेमाइनल प्लाज्मा में हम ऐड कर देते हैं स्पर्म, दिस फ्लूइड इज नोन एज सीमेन। तो अगर वैसेक्टमी कर देंगे तो वास डिफरेंस के थ्रू स्पर्म तो आएगा नहीं, तो खाली सेमाइनल प्लाज्मा ही रह जाएगा। तो इन तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन को कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा, और अगर इसी में स्पर्म डाल दें तो हो जाएगा सीमेन। ठीक है बेटा, ये इतना कंप्लीट हो गया हम लोगों का आज। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। थैंक यू।